नमस्कार, 7 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पर देश भर में सियासत काफी जोर शोर से चल रही है। देश में जातीय गणना की मांग पर अड़े विपक्ष पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि जातियों में बटे तो कट जाएंगे, साथ रहे तो नेक और सुरक्षित रहेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने जोरदार प्रहार किया। आखिर 4 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव से पहले क्यों गर्म है कास्ट सर्वे पर सियासत, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। देश में जातीय गणना की मांग विपक्ष ने फिर से तेज कर दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने जो बयान कास्ट सेंसस को लेकर दिया, उसके बाद तेजी से सियासत गरमाने लगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर यदि जातियों में बट गए तो कट जाएंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। आगरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यूपी के सीएम के बयान को जातीय गणना से जोड़कर भी देखा जा रहा है, तो इस मुद्दे पर सियासत फुल स्पीड से चल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता एक सुर में योगी के बयान की निंदा करते हुए इसे देश की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। वो बातें बोल रहे हैं, दरअसल उनको शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा को न्याय देने के प्रति गंभीरता नहीं है, इस कारण ऐसी बातें बोल रहे हैं। फिर भी यहाँ एका है, अनेकता में एकता यहाँ है, जो संदेश हम लोग पूरे विश्व को देते हैं। यहाँ कटेंगे बटेंगे इस तरह का नारा यहाँ नहीं चलने वाला है। सच को छुपाने का, देश को भटकाने का, मुद्दे से अलग करने की बातें ये कर रहे हैं। विपक्ष के कास्ट सेंसस वाली मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान सुनिए। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी वही बात कर रहे हैं जो बिहार में एनडीए की सरकार ने किया। मैं उस सरकार में भी मंत्री था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जनगणना का काम किया, सामाजिक रूप से जानकारी ली, आर्थिक रूप से जानकारी ली, उसी चीज को कर रहे हैं। नीतीश कुमार और जनता दल इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है, और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मेरा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से निवेदन है कि वो पहले कांग्रेस रूल स्टेट में इसको करें। जातीय गणना पर जिस तरीके से सियासत तेज हो रही है, उस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। वैसे आने वाले कुछ महीनों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कास्ट सर्वे वाला मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मंगल पांडे ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी के राज को याद करें, जब बिहारी कहलाना शर्म की बात थी। मान में झांकना चाहिए ना, अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था, उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए। किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए? एक समय था। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बयान पर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने मंगल पांडे पर हमला बोला तो एनडीए के नेताओं ने बयान का समर्थन किया है। बिहार की बदनामी तो इस डबल इंजन की सरकार में, एनडीए सरकार में जितनी हुई है शायद ही कभी हुई होगी।
देश दुनिया में बिहार शर्मसार हो रहा है। हर मानक में बिहार अंतिम पायदान पर है और अंतिम से टॉप कर रहा है। अब ये एनडीए में सरकार में बैठे लोग हमारे शासनकाल का आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल की क्या तुलना करेंगे? सरकार है एनडीए की, डबल इंजन की सरकार बिहार में डबल गति से पलायन करा रही है और डबल गति से अपराध बढ़ा रही है। बाहर में तो लोग ये बोलते हैं बढ़ता बिहार और बढ़ता अपराध। अरे भाई, पिछले सरकारों पे उंगली उठाने से अच्छा है इस पे लगाम लगाइए। अगर आप लगाम नहीं लगा सकते हैं तो अपने आप को बर्खास्त कीजिए। कब तक कंबल ओढ़ के बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का मलाई खाते रहेंगे आप? लालू जी का जो 15 साल की हुकूमत रही है उसमें राबड़ी जी का भी जोड़ लीजिएगा तो लालू और राबड़ी के जो हुकूमत में बिहार का तो दुर्दशा था ही। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते तो स्कूल है तो छप्पर नहीं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो भवन नहीं, गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा था, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार, विकास और वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू के स्टैंड को लेकर मुस्लिम राजनीति में हुई हलचल क्या शांत होगी? इसे लेकर सोमवार को पटना के जेडीयू दफ्तर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के साथ ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुस्लिम समाज की तरफ से केंद्र के फैसले को लेकर संतुष्टि जताई गई। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का जेडीयू ने समर्थन किया था, पर इस समर्थन के बाद ही बिहार में मुस्लिमों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई थी। वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने जेडीयू के स्टैंड को लेकर इशारों ही इशारों में नाराजगी जाहिर की थी, पर इस नाराजगी को दूर करने के लिए पटना के जेडीयू दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। जेडीयू नेताओं के साथ मुस्लिम नेताओं की बड़ी बैठक हुई। केंद्र सरकार के संशोधन कानून पर नाराजगी नहीं जाहिर की गई। वक्फ से जुड़े मुस्लिम समाज के लोगों ने संतुष्टि जताई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की पहल पर बैठक बुलाई गई। बैठक में मुस्लिम समाज के कई लोग तो शामिल हुए ही, वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम लोग बैठक में शामिल रहे। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में हुई बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं के साथ साथ वक्फ से जुड़े नेताओं की नाराजगी खत्म होती दिखी। वक्फ से जुड़े नेताओं ने केंद्र के फैसले पर संतुष्टि जताई। उसमें जो त्रुटियां हैं, जो हमको एहसास लगता है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी बातें माननीय मंत्री ललन बाबू तक हम लोग पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को जेपीसी मिला के जो मेंबर उनको बताएंगे। जहां जहां मुझे लगता है कि गलतियां हैं, उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ कुछ कमियां हैं, उसको हम लोग दूर करेंगे। खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज ये बैठक हुई। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है, इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें, हमारे अकलीती समाज को जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, जो नुकसानदेह पार्ट है, उसको हम लोग हटाएंगे। बैठक के बाद जब ललन सिंह बाहर निकले तब उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। इसके लिए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया, जिन्होंने बैठक में जेडीयू के स्टैंड पर तस्वीर साफ करने की कोशिश की। ने अकलियत समाज के कई संगठन के साथी को बुलाया, उनके प्रतिनिधि को, और जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में जो समस्या है, उनके हितों की बात है, जो भी बात है, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और सब लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिया है। जाहिर है ललन सिंह ने बैठक में वक्फ से जुड़े तमाम संगठनों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल रहे। आने वाले साल में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसमें मुस्लिम वोटर भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जेडीयू चुनाव के पहले मुस्लिम वोटर को बड़ा मैसेज देने की बड़ी पहल जरूर की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
सीएम नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के निर्माणाधीन आई हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सीएम ने बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने प्रथम तल पर जाकर ओपीडी, वार्ड एरिया, ऑपरेशन थिएटर रूम, जनरल वार्ड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का ये आई हॉस्पिटल विशिष्ट होगा। अस्पताल में कार्निया एंड रिफ्रैक्टिव ग्लूकोमा, रेटिना और यूबिया के इलाज की बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पर पोडिएट्रिक एवं न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की बेहतर चिकित्सा यहाँ पर उपलब्ध होगी। इस आई हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ये उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा आंख का अस्पताल होगा। बढ़ते आगे, बगहा जल्द ही पटना से 4 लेन से जुड़ जाएगा। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने यह दावा किया है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि यूपी से वाल्मीकि नगर आने वाले सैलानियों को केंद्र सरकार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एलिवेटेड सड़क देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि छपरा से बगहा तक लगभग 90 किलोमीटर रोड 4 लेन में तब्दील होगा। इसकी मंजूरी केंद्रीय परिवहन विभाग ने दे दी है। सड़क निर्माण को लेकर डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। 4 लेन की स्वीकृति मिल गई है, इसका डीपीआर बन रहा है। डीपीआर बन के कंप्लीट होगा और उसके बाद टेंडर की प्रक्रियाएं शुरू होगी। हम अब बगहा से पटना की यात्रा 4 लेन पर भी करेंगे। आने वाले दिनों में राजधानी पटना से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ ढेर सारी सुविधा मिल सकेगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की पहल पर बिहटा में एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पटना एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ की लागत से 80 लाख सालाना यात्री क्षमता वाला विशाल एयरपोर्ट टर्मिनल भी 31 अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल 57,000 वर्ग फुट में पहले टर्मिनल भवन निर्माण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस टर्मिनल के उद्घाटन होने के बाद यात्रियों को पार्किंग से लेकर सारी सुविधाएं एक साथ मिल सकेंगी। इस टर्मिनल के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना से हवाई यात्रा करना बेहद सुविधाजनक और आसान हो जाएगा। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने बिहटा में नए एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है और अगले महीने एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहीं अगर पटना एयरपोर्ट की बात कर लें तो पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है और 10% निर्माण भी अगले महीने पूरा कर लिया जाएगा। अगले माह के अंत तक इसे फाइनल टच दिया जाने लगेगा ताकि 31 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा हो सके। पहले 31 अगस्त तक टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा करने की अंतिम समय सीमा थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। टर्मिनल भवन निर्माण का सिविल वर्क अपने अंतिम स्टेज में है। कंक्रीट स्ट्रक्चर का निर्माण 100% भी पूरा हो चुका है। लगभग 10% के हिस्से में उसके ऊपर टाइल, वुड फ्रेम और ग्लास लगाने का काम भी पूरा हो गया है, जबकि 30% हिस्से में यह कार्य चल रहा है। पटना एयरपोर्ट पर तकरीबन 1216 करोड़ रुपए की लागत से 80 लाख सालाना यात्री क्षमता वाला विशाल एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है। यह जो टर्मिनल है यह 50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जो वर्तमान टर्मिनल से लगभग 7 गुना बड़ा है। 2 मंजिले निर्माणाधीन टर्मिनल भवन में निचले तल पर अराइवल और ऊपरी तल पर डिपार्चर सेक्शन होगा। ऊपरी तल्ले पर एलिवेटेड रोड के माध्यम से सीधे वाहन पहुंच सकेंगे, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। 750 चारपहिया वाहनों की पार्किंग क्षमता वाली एक 6 मंजिला पार्किंग का निर्माण एयरपोर्ट गेट के पास पूरा किया जा चुका है। नए टर्मिनल भवन को ध्यान में रखकर नए जो अग्निशमन भवन है, एटीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक का भी निर्माण पूरा कर लिया गया है और नए कार्गो टर्मिनल को भी बनाया जा रहा है, जो जल्द ही पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पटना एयरपोर्ट का यह जो टर्मिनल हो या फिर बिहटा एयरपोर्ट यात्रियों के लिए यह कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यात्रियों की जो असुविधा थी उसको ध्यान में रखते हुए इसको पूरा करने का फैसला लिया और अब धीरे धीरे यह मूर्त रूप लेने लगा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में 2 दिन पहले एक लाल सूटकेस में 3 साल की बच्ची का शव मिलने के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस के किए गए खुलासे ने सबको चौंका दिया। पुलिस के अनुसार बच्ची की किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां ने ही हत्या की थी और शव को सूटकेस में भरकर फेंक दिया था।
पुलिस के अनुसार प्रेमी के साथ रहने के लिए निर्दयी मां ने मासूम बच्ची की जान ले ली। आरोपी मां ने बताया कि उसका प्रेमी बच्ची को साथ रखने के लिए राजी नहीं हो रहा था और इसलिए उसे मारकर प्रेमी के साथ जाने का फैसला किया। महिला ने बताया कि वो अक्सर टीवी पर क्राइम सीरीज देखती थी, उसे देखकर ही उसने हत्या का प्लान बनाया था। कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया है कि ये एक व्यक्ति रामपुर हरी थाना अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनसे प्रेम प्रसंग में थी और उसी के साथ में रहना चाहती थी। तो दोनों ने मिलकर के ये चीज़ प्लान किया था कि साथ में रहेंगे, लेकिन उसका कहना था कि लड़की को तुम साथ में नहीं लाओगी और इसका कहना था कि मैं लड़की को साथ में लेके जाऊंगी। उसी द्वंद्व को लेकर के लड़की काफ़ी, ये जो महिला है जिसने मर्डर किया है, कंफ्यूजन में थी और जिस दिन घटना हुई है 24 तारीख को इसने लड़की को चाकू से उसका गला रेत करके और मारा। हाजीपुर शहर के रामाशीष चौक पर बना ओवरब्रिज एक जगह से धंस गया है। गनीमत ये रही कि जब ये घटना हुई तब ब्रिज से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। सबसे हैरत की बात तो ये है कि 1 साल पहले ही ओवरब्रिज के उस लेन पर परिचालन शुरू हुआ था जिस लेन पर पुल धंस गया है। पुल के ऊपर सड़क धंसने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में ओवरब्रिज पर परिचालन रोककर मरम्मती कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें कि पटना से छपरा लालगंज जाने के लिए रामाशीष चौक पर यह ब्रिज बनाया गया था। पहले यह पुल सिंगल लेन का था, लेकिन पिछले साल ही इसे 2 लेन किया गया। इस पुल से होकर हर दिन सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में पुल का हिस्सा धंसने से आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही वैशाली के महुआ विधायक मुकेश रोशन मौके पर पहुंचे और घटिया पुल निर्माण के कार्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हाजीपुर पटना और छपरा मुख्य मार्ग पर रामाशीष चौक पर अवस्थित NH-31 पर ओवरब्रिज जो बना हुआ है, अभी 6 महीना पहले ही वो चालू हुआ है। अभी तो उद्घाटन भी नहीं हुआ है विधिवत, और वो पुल जो है उसमें दरार आ गया है और उसका ढलाई जो है वो गिर गया है। पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कहीं न कहीं हमको लगता है कि भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया यह पुल। और अब बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। गुजरात के द्वारका मंदिर की तरह ही गया में भगवान कृष्ण बाल रूप में विराजमान है। विष्णुपद क्षेत्र स्थित कृष्ण द्वारिका मंदिर में भगवान कृष्ण की बाल रूप में चमत्कारिक प्रतिमा है। ये प्रतिमा अष्ट धातु की बताई जाती है जो काले पत्थरों में है। भगवान कृष्ण बाल रूप में बांसुरी लिए यहाँ विराजमान है। तकरीबन 350 साल से गया के कृष्ण द्वारिका मंदिर में भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा स्थापित है। कृष्ण द्वारिका मंदिर के पुजारी का मानना है कि ये प्रतिमा अद्भुत है और यहाँ मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और यहाँ कृष्ण द्वारिका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि भगवान कृष्ण का मंदिर इस स्थान पे है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कृष्ण द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। खासियत ये बहुत पुराने बोल तो रहे हैं, हमारा यहाँ मेरा 5वां पुष्प बीत रहा है। अभी चतुर्भुज में है, सुबह में आएंगे तो रूप बदलेगा, बालक का रूप आते हैं। आप इवनिंग के समय में आते हैं तो आपको नॉर्मल एकदम शांति वातावरण लगता है कि हाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद में नाइट को आप आएंगे जिस समय भगवान को हम सेज लगाते हैं सोने के लिए, पलंग वलंग जो भी है लगाते हैं, तो उस समय भगवान को भोजन देते हैं तो लगता है कि हाँ भोजन प्रकक्ष में वो कुछ सेवन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे बिहार में देखने को मिल रही है। हर कोई कान्हा की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। पटना के इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मंत्री अशोक चौधरी भी मंदिर में भक्ति भाव में डूबे दिखे। अशोक चौधरी ने कान्हा को दूध चढ़ाया और झूला भी झूलाया। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।